हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गुड मॉर्निंग भारत में रुक करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान संगठन, लखीमपुर से फिर शुरू होगा आंदोलन, एसकेएम का ऐलान। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज, विधायक प्राथमिकता योजनाओं के बारे में भी होगी चर्चा, सीएम जयराम ठाकुर ने बुलाई बैठक। पंजाब कांग्रेस का ऐलान, 86 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हुई जारी, सोनू सूद की बहन मोगा से लड़ेगी चुनाव। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट कप्तानी, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट। शिमला में आज भाजपा विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। नए साल में बीजेपी विधायक दल की ये पहली बैठक है। आपको बता दें, सीएम जयराम ठाकुर इसमें विधायक प्राथमिकता योजनाओं बैठकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पीटरहॉफ शिमला में बीजेपी विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। सीएम जयराम ठाकुर इसमें विधायक प्राथमिकता योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वार्षिक बजट वर्ष 2022 से 2023 के लिए विधायक प्राथमिकता निर्धारण के लिए बैठकें 17 और 18 जनवरी में होगी। ये भी राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में होने जा रही है। मुख्यमंत्री विधानसभा की चुनावी साल में विधायकों को अधिक सक्रियता से काम करने के बारे में निर्देश जारी करेंगे। साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी सभी विधायकों को पिछले 4 साल का रिपोर्ट कार्ड देने को कहा है। कई विधायकों को चुनावी वर्ष शुरू होते ही अभी से टिकट कटने की आशंका है। पंजाब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 86 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस ने मांगा चुनाव में उतारा है। पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरे किसानों के संगठन ने शहरी क्षेत्र में व्यापारियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। संयुक्त समाज मोर्चा ने इसका ऐलान भी किया है। औद्योगिक नगरी लुधियाना शहर की 6 सीटों पर व्यापारियों को टिकट मिली है। इन सीटों पर नामों का ऐलान शुक्रवार को होना था, लेकिन अब आज लिस्ट जारी की जाएगी। संयुक्त समाज मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि सभी दावेदारों का कैरेक्टर जरूर चेक किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि संयुक्त समाज मोर्चा ने टिकट के लिए दावेदारी पेश करने को बायोडाटा सबमिट करने के लिए शुक्रवार शाम तक का समय था। समय सीमा खत्म होने तक 1273 उम्मीदवारों ने बायोडाटा सबमिट किया है। किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब में नई तरह की राजनीति और नया प्रोग्राम लेकर आए हैं और इसे लेकर काम लगातार जारी है। पहली लिस्ट में मोर्चा की ओर से 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। इसमें भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के प्रधान बलवीर सिंह को भी उम्मीदवार घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण में 88 सीटों पर 11 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया हुई। आगरा में कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद तमाम उम्मीदवार नामांकन खरीदने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। जिले में टोटल 37 नामांकन का पत्र खरीदे गए, जहां 35 पुरुष और 2 महिलाओं की संख्या है। आगरा में 9 विधानसभा की बात करें तो एतमादपुर विधानसभा में 5, आगरा छावनी विधानसभा में 3, आगरा दक्षिण में भी 9, आगरा उत्तर में 2, आगरा ग्रामीण विधानसभा में 5, फतेहपुर सीकरी विधानसभा में 4, खैरागढ़ विधानसभा में 5, फतेहाबाद विधानसभा में 2 और बाहा विधानसभा में 2 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। पूरे दिन उम्मीदवारों का आना जाना लगा रहा। इसी बीच एक उम्मीदवार ने जीत के लिए नहीं बल्कि हार के लिए नामांकन करने वाले अपने शौक का जिक्र किया। 75 साल के इस व्यक्ति ने कई बार चुनाव में किस्मत आजमाई है। खैरागढ़ के रहने वाले सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हसनूराम ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा के साथ राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। व्यक्ति ने बताया कि अब तक 93 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार 2 अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़ सकते हैं। 95 बार चुनावी मैदान में है। यूपी में 10 फरवरी से चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से
शुरू हो गई है। हापुड़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। डीएम अनुज सिंह और दीपक भूकर ने बीएसएफ जवान के साथ फ्लैग मार्च किया। शहर के बाजारों और मुख्य मार्ग पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फ्लैग मार्च की शुरुआत डीएम और एसपी के नेतृत्व में मेरठ रोड में शुरू हुई। शहर की सड़कों पर पुलिस बल देखकर लोग चर्चा करते हुए नजर आए। पुलिस जिले के बॉर्डर बुलंदशहर रोड, दिल्ली रोड, मेरठ रोड पर 30 पॉइंट पर बैरियर लगाकर चेकिंग में जुटी हुई है। इस दौरान हर आने जाने वाले वाहन से जांच पड़ताल की गई है। खबर आगरा से है, जहां बीएसपी सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में सदाबाद से बीएसपी विधायक रामवीर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं शास्त्रीपुरम स्थित रामवीर उपाध्याय के आवास पर बीजेपी ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले भी वे मायावती सरकार में ऊर्जा, परिवहन और कई सारे विभागों के मंत्री रह चुके हैं। साथ ही वर्तमान में रामवीर की पत्नी सीमा उपाध्याय हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनका परिवार पहले से ही बीजेपी में था, लेकिन अब रामवीर उपाध्याय भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि रामवीर उपाध्याय पश्चिमी यूपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर गिने जाते हैं। पंजाब में चुनाव लड़ रहे 22 किसान संगठनों को 4 महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद फिर चर्चा होगी कि उनके बारे में आगे क्या फैसला लिया जाए। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि मोर्चे का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा मोर्चे ने केंद्र सरकार को एमएसपी कमेटी और केस वापस लेने के लिए 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। मांगी पूरी ना हुई तो 31 को केंद्र सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे। फिर 1 फरवरी से पश्चिम बंगाल की तरह मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2021 को सरकार ने हमें पत्र भेजा था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। सिंघू बॉर्डर पर हुई मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने समझौते के मुताबिक अभी तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए कमेटी नहीं बनाई। इसके अलावा किसानों पर सभी जगहों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र ने मांगे ना मानी तो फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। दुनिया के धुरंधर बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने शनिवार को टेस्ट फॉर्मेट में भी कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर इसकी घोषणा की है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था, जबकि वनडे टीम की कप्तानी उनसे छीन ली गई थी। अब उन्होंने सबसे लंबे फॉर्मेट में भी कप्तानी छोड़ दी है। टोंगा आइलैंड पर शनिवार को समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी राख का गुबार 20 किलोमीटर दूर से भी नजर आया। टोंगा में राख और पत्थरों के छोटे टुकड़ों की बारिश हुई। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फिजी और न्यूजीलैंड में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था। विस्फोट के बाद टोंगा पर सुनामी आ गई। टोंगा सरकार ने लोगों को अलर्ट जारी किया है कि समुद्र से जितना दूर जा सके चले जाए। सैटेलाइट में भी इसकी तस्वीरें कैद हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट शनिवार को स्थानीय समय के अनुसार शाम 5:10 पर हुआ। इसके 20 मिनट बाद सुनामी के बाद समुद्र की लहरें सड़कों, घरों और इमारतों से टकराने लगी। भारत ने चीन को घेरने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। देश ने सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इसके लिए भारत ने ड्रैगन के दुश्मन देश फिलीपींस को ब्रह्मोस का निर्यात करने के लिए $37.5 करोड़ का सौदा किया है। फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस ऑफ अवॉर्ड जारी किया है, जिसके तहत अगले हफ्ते तक दोनों देशों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। चीन को इस सौदे से बड़ा झटका लगा है। दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर चीन के साथ फिलीपींस का विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस अपने तटीय इलाकों में तैनात कर सकता है। नोएडा के थाना 24 पुलिस ने मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से छीना झपटी करने वाले एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान एआरटीओ कार्यालय के पास पुलिस ने लोगों से झपटमारी करने वाले बदमाश जवाबी फायरिंग के बाद पकड़ा गया। हालांकि बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से जहां लोगों को बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उनको लेकर
ऐसा कहा जा रहा है कि संक्रमण के बाद बनने वाली एंटीबॉडी से कोरोना के गंभीर संक्रमण को रोका जा सकता है। विश्व समेत भारत में इस समय फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी WHO सहित कई अन्य विशेषज्ञ इस बात की संभावना जता चुके हैं कि संक्रमण के बाद कोरोना महामारी से राहत मिल सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के कारण उनमें इस वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो सकती है। हालांकि अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि कोरोना संक्रमण के बाद एंटीबॉडीज तो बन जाती है, लेकिन इसके तुरंत बाद कोरोना का संक्रमण फिर से हो सकता है क्या? इस बारे में ICMR के निदेशक और कम्युनिटी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शर्मा ने कहा कि अगर किसी को कोरोना का संक्रमण हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि वो सुरक्षित है, उसको दोबारा फिर से कोविड संक्रमण हो सकता है। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। तीसरी लहर में शुक्रवार को पहली बार 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट का आंकड़ा 7500 पार कर गया। वहीं कोरोना के फैलते प्रभाव से बचने के लिए लोग अंधविश्वास पर उतर आए हैं। मुजफ्फरपुर में लोगों ने कोरोना से बचने के लिए हवन पूजन किया। मेडिकल साइंस को धत्ता बताते हुए सिकंदरपुर कुंडल में कई लोग जुटे। हवन करने के दौरान भारतीय गरीब राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि जिस तरह से देश में कोरोना के हालात है, ये साफ जाहिर करता है कि मेडिकल सिस्टम कोरोना के नए वेरिएंट को हराने में पूरी तरह असमर्थ है। उसी को देखते हुए पार्टी के प्रबंध समिति के लोगों ने ये निर्णय लिया कि भगवान के नाम पर एक हवन कराया जाए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जाने की सरकार की ओर से बार बार अपील की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के कई ऐसे प्राइवेट लैब्स हैं जिन पर इस अपील का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राज्य में कई ऐसे प्राइवेट लैब्स हैं जिन्होंने काफी पहले ही सरकार से परमिशन ले लिया था, लेकिन इन्होंने आज तक कोरोना का एक भी टेस्ट नहीं किया। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे प्राइवेट लैब्स को नोटिस भेजा जा रहा है और लाइसेंस रद्द किए जाने की चेतावनी दी जा रही है। ऐसी चेतावनियां औरंगाबाद शहर की महापालिका ने 15 प्राइवेट लैब को भेजी है। शहर में 39 प्राइवेट लैब को एंटीजन और TPCR टेस्ट करने का परमिशन मिला हुआ है। बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव को 12 फरवरी तक स्थगित करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें 22 जनवरी को होने वाले नगर पालिका चुनाव को 12 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग से कहा था कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 4 नगर निगमों में निकाय चुनाव 4 से 6 हफ्ते के लिए स्थगित करने की संभावनाएं तलाशी जाए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं उन्हें ही रविवार से जिला और अदालतों, होटल, मार्केट जैसी सार्वजनिक जगहों पर जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही राज्य में अभी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। असम में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2348 नए मामले सामने आए थे। 5 लोगों की मौत भी दर्ज की गई थी। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 7.80% दर्ज की गई। मुख्यमंत्री सरसा ने पिछले हफ्ते कहा था कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ राज्य में 1 जनवरी से इस महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है और अब सरकार कोविड-19 के सभी मरीजों को ओमिक्रॉन का संभावित मामला मानकर उसका इलाज करेगी। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की आज होने वाली प्रवेश परीक्षा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण स्थगित की गई है। जानकारी के अनुसार शहर के 3 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में लगभग 4000 छात्र छात्राओं को शामिल होना था। सत्र 2022 से 23 के दाखिलों के लिए होने वाली ये प्रवेश परीक्षा अब लगभग 1.5 महीने बाद ही होगी। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अभी कोरोना के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उन हालात में प्रवेश परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और इनमें ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल परीक्षा स्थगित करना ही उचित है। 1-1.5 महीने बाद कोरोना की तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए प्रवेश परीक्षा की अगली तारीख तय की जाएगी। लखीमपुर खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोरोना के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य मितौली प्रभारी ने बताया कि सामुदायिक केंद्र पर कार्यरत 17 स्वास्थ्य कर्मियों के पॉजिटिविटी आने के 48 घंटों के लिए CMC को बंद कर दिया गया है। इस दौरान कोविड जांच और वैक्सीनेशन सहित इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। सभी पॉजिटिव स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क में आए अन्य कर्मियों की भी जांच कराई गई है। इन सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये सभी कर्मचारी
जारी एंटीजन किट की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके मद्देनजर तत्काल एक्शन में आते हुए पूरे केंद्र को सैनिटाइज कराकर जनता से मास्क लगाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के आदेश दे दिए हैं। अगले 48 घंटों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारी बारिश होने की मौसम विभाग ने चेतावनी जाहिर की है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बर्फबारी का भी आदेश जताया है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंड में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। तापमान में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गोपालगंज के बाद अब नालंदा जिले में शराब से मौत का मामला सामने आया है। शनिवार को यहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ अन्य गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। इस मामले पर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नालंदा में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत पर एनडीए के प्रमुख सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शुक्रवार को अपने फेसबुक पोस्ट में शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही थी। शनिवार को यह घटना घटने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि सरकार को शराबबंदी की समीक्षा करनी चाहिए। सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और शराब माफिया प्रदेश में अपना अवैध कारोबार फैला रहे हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार 11 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद इनका कुल वैल्यूएशन 10.95 लाख करोड़ रुपए रहा। इनमें से 3 कंपनियां 2-2 लाख करोड़ रुपए के पार है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद गौतम अडानी की रैंकिंग में भी सुधार आया है। अब वे दुनिया के 13वें नंबर के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। अभी तक वे 14वें नंबर पर थे। सबसे ज्यादा मार्केट कैप अडानी ग्रीन एनर्जी का है, जो 2.65 लाख करोड़ रुपए है, जबकि अडानी ट्रांसमिशन का 2.21 लाख करोड़ रुपए है। अडानी इंटरप्राइजेस का वैल्यूएशन 2.05 लाख करोड़ रुपए है। अडानी टोटल गैस का मार्केट कैप 1.98 लाख करोड़ रुपए है। मारुति सुजुकी ने नए साल में अपने मॉडल्स की कीमतों में 4.3% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कीमतों में ये बढ़ोतरी शनिवार से ही लागू की गई। कंपनी ने कहा कि कमोडिटी प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट की कीमत बढ़ने की वजह से व्हीकल की कीमत में बढ़ाई जा रही है। सभी मॉडल्स की कीमत में कंपनी ने 0.1 से 4.3% तक का इजाफा किया है। कंपनी ने कहा कि उसके सभी मॉडलों की एक्स शोरूम कीमतों में औसतन 1.7% की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि मारुति सुजुकी ऑल्टो से लेकर एस क्रॉस तक 3.15 लाख से लेकर 12.56 लाख रुपए तक की कार बनाती और बेचती है। गौरतलब है कि मारुति सुजुकी ने 2021 में भी 3 बार कीमतें बढ़ाई थी। पिछले साल जनवरी में कंपनी ने 1.4% कीमतें बढ़ाई, जबकि अप्रैल में 1.6% और फिर उसके बाद सितंबर में 1.9% कीमत बढ़ाई गई है। कंपनी ने 2021 में कुल मिलाकर 4.9% तक कीमतों में बढ़ोतरी की है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।